नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित चौधरी और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी राजनीति के गलियारों में कई चर्चाएं होती हैं, कई डिबेट्स होती हैं, कई इफ एंड बट्स की बातें की जाती हैं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्षों से भी ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हमारी सत्ता के गलियारों में ये चर्चा होती है कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पे किसे होना चाहिए था। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन जो लोग जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के विरोधी हैं, अपोजिशन में हैं और वो आजकल राजनीति में भी हों या फिर राजनीति से बाहर भी हों, तो उनका ऐसा मानना है कि पहले प्रधानमंत्री के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को होना चाहिए था और नेहरू से ज़्यादा योग्य थे पटेल। अब कौन कितना योग्य था, कौन कितना डिज़र्विंग था, इस मापतोल में तो हम नहीं पढ़ सकते, हम इस चीज़ का आकलन भी नहीं कर सकते, ये कोई पैमाना भी नहीं है। लेकिन सवाल ये बनता है कि देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पे नेहरू पहले प्रधानमंत्री कैसे बने और पटेल क्यों नहीं बने? कई लोगों का ऐसा मानना है कि पंडित नेहरू की जिद और गांधी जी की पंडित नेहरू की तरफ झुकाव बायस्ड होने की वजह से सरदार पटेल को साइडलाइन कर दिया गया, जो कि एक सीनियर नेता थे, पॉपुलर नेता थे और उनका पार्टी में ज़्यादा समर्थन था प्रधानमंत्री बनने के तौर पर। उनको साइडलाइन कर दिया गया और नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया और नेहरू पहले प्रधानमंत्री बन गए। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है इसकी हम बात करेंगे। 1940 के दशक में वो क्या कहानी थी जिसकी वजह से नेहरू अपने से कई सीनियर नेताओं को लांघ कर प्रधानमंत्री बन गए। ऐसे क्या सर्कमस्टांसेस हुए, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि जो पटेल, जो कि एक सीनियर नेता भी थे और एक बहुत पॉपुलर नेता भी थे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो इसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत का प्रधानमंत्री चुना कैसे जाता है। आज के समय आप जानते हैं कि देखिए, भारत में पार्टी सिस्टम है। पार्टी सिस्टम नहीं भी होता तो भी आप जानते हैं कि क्या होता है कि हमारे यहाँ पे लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को चुना जाता है। 5 साल में एक बार होते हैं चुनाव। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स में मान लीजिए आप पार्टी सिस्टम को समझिए, ए और बी पार्टी, बहुत सारी पार्टी जो हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं वैसे, लेकिन ए और बी पार्टी मान लो टक्कर में है। ए पार्टी के जो मेंबर्स हैं ज़्यादा संख्या में आए, बहुमत में आए, तो ए पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो चुनेंगे अपना नेता, अपना लीडर चुनेंगे और वो लीडर जो है वही देश का क्या बनेगा? प्रधानमंत्री बनेगा। ये बात तो आप भली भांति जानते हैं। लेकिन ये सिस्टम एग्जिस्टेंस में कैसे आया? ये भारत के संविधान की वजह से आया। और भारत का संविधान एग्जिस्टेंस में कब आया? 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ, तब ये सब चीज़ें तय हुई कि भारत में एक इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शंस करवाए जाएंगे, कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, कहाँ पे इलेक्ट्रोल पोलिंग होगी, कहाँ पे काउंटिंग होगी, किस तरह से रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये तो 26 जनवरी 1950 को तय हुई। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का भी उसी समय सिस्टम आया कि पूरे देश के सभी नागरिकों को चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। तो ये सब चीज़ें 26 जनवरी 1950 के बाद एग्जिस्टेंस में आई। देश आज़ाद कब हो चुका था? साल 1947 में। 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो देश के नागरिकों के पास ये अधिकार तो था ही नहीं पूरी तरह से कि वो अपना मुखिया चुन लें, अपना प्रधानमंत्री चुन लें उसी समय। ऐसा नहीं था क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था। तो हमारे पास, हमारे देश के लोगों के पास किसी तरीके का कोई सिस्टम नहीं था कि वो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसी समय चुन सकें, लोकसभा का चुनाव उसी समय हो सके, ऐसा पॉसिबल नहीं था। देश आज़ाद ही हुआ था, एक बिल्डअप प्रोसेस चाहिए था, किस तरह से चुनाव होंगे, किस तरीके की हमारी राजनीति होगी, हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाएंगे या प्रेसिडेंशियल सिस्टम को अपनाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें उस समय चर्चा में हो रही थी और उसके बाद एक लंबे प्रोसेस के तहत हमारा संविधान लिखा गया। आप जानते हैं कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के एक लंबे मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह से लिखा, पार्शियली लागू हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ। तो बेसिकली 26 जनवरी 1950 के बाद ये तय हो सकता था कि हमारा प्रधानमंत्री कैसे चुना जाए। उसके बाद चुनाव हुए, अक्टूबर 1951 से लेके मार्च 1952 के बीच में पहले जनरल इलेक्शंस हुए, लोकसभा के चुनाव हुए और उसके बाद नई सरकार बनी, जो सरकार जनता के द्वारा डायरेक्टली चुनी गई थी। उससे पहले जो सरकार चलती आ रही थी 1947 से 1951 तक, वो अंतरिम गवर्नमेंट थी। वो एक तरीके से प्रोविंशियल जो इलेक्शन हुए थे 1946 में पहले
और ब्रिटिशर्स के दौर में उस समय जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुने गए थे, एक तरह से ऑटोनोमस, थोड़ा सा ऑटोनॉमी जिनको दे रखी थी, रूल प्रोविंशियल रूल कर रहे थे, एक तरह से गवर्न कर रहे थे, उन लोगों के द्वारा चलाई जा रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा चलाई जा रही थी, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। अब बात आती है कि इस 1951-52 के चुनाव में तो जनता के पास अधिकार था कि वो अपना मुखिया चुने, क्योंकि फेस डिक्लेयर सा ही होता है ज्यादातर चुनाव में कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो जनता चुन सकती थी, पटेल प्रधानमंत्री हो सकते थे। लेकिन पटेल तो उस समय थे ही नहीं। पटेल का निधन तो 15 दिसंबर 1950 को हो ही चुका था, तो पटेल देश के पहले चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। ये बात तो फैक्चुअल है, इसमें तो कोई दाराय नहीं है। लेकिन वो जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी, सवाल वो बनता है, रियल डिबेट ये बनती है कि वो जो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने वो पटेल को होना चाहिए था, नेहरू को नहीं। ये सवाल रहता है बहुत बार। कई बार तो ऐसे कह देते हैं लोग कि पटेल को पहला ही प्रधानमंत्री होता है और वो लंबे प्रधानमंत्री होते हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि पटेल साहब का देहांत कब हुआ, उनकी डेथ कब हुई। लेकिन बेसिकली सवाल तो ये है, रियल क्वेश्चन ये है कि जो 1947 से 1950 के बीच में, 1951 के बीच में पहले प्रधानमंत्री के तौर पे अंतरिम गवर्नमेंट के मुखिया जवाहरलाल नेहरू रहे, वहां पे क्या पटेल हो सकते थे? ये बात आती है। इसकी कहानी वैसे सितंबर 2 1946 से शुरू हो जाती है। उस समय ही ये तय हो चुका था कि वो देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे, अंतरिम गवर्नमेंट के मुखिया बनेंगे। कैसे बनेंगे उसकी हम बाद में बताता हूँ, आपको पूरी कहानी बताता हूँ। तो देखिए बात यह है कि जब 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश वॉइसरॉय ने, जो भारत का वॉइसरॉय था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का नुमाइंदा था भारत में, जो लीडर था एक तरह से, उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को, जो कि उस समय सबसे बड़ी पार्टी थी, प्रोविंशियल जो प्रोविंस थे उनमें सबसे ज्यादा जीत के आई थी अलग अलग हिस्सों में, उसके मुखिया को बुलाया। और उसका मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट। किसी भी पार्टी का मुखिया कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। उस प्रेसिडेंट को बुलाया और कहा कि आप अंतरिम गवर्नमेंट बना लीजिए। और उस समय प्रेसिडेंट कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उस समय जो प्रेसिडेंट होता वही देश का पहला प्रधानमंत्री बनना था, ये तय था। लेकिन ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रेसिडेंट थे क्यों? वो थे क्योंकि महात्मा गांधी का समर्थन था उसके उनके पास। महात्मा गांधी ने उनको यहाँ पे प्रपोज किया था, महात्मा गांधी ने उनको यहाँ पे मुखिया बनाया था, प्रेसिडेंट बनाया था। कैसे बनाया था, इसकी कहानी भी हम बात करेंगे। वैसे देखिए, महात्मा गांधी के दो क्लोज कंपेनियन थे, नेहरू भी और सरदार पटेल भी। लेकिन कई बार गांधी जी पे इस चीज का आरोप लगता है कि भले ही पटेल साहब ने उनको अपना गुरु माना, वो उनके पक्के डिसाइपल रहे, हमेशा वो गांधी जी की बात मानते थे, लेकिन गांधी जी कहीं ना कहीं नेहरू जी की तरफ झुके हुए थे, उनकी तरफ बायस थे। इसका क्या कारण हो सकता है, इसकी अलग बात है कि वो सच में झुके हुए थे या नहीं थे, उनके अंतर्मन में क्या चल रहा था ये हम नहीं जानते। लेकिन कई बार ऐसे मौके रहे हैं जब गांधी जी ने ऐसे फैसले लिए जो कि पटेल के विरोध में थे और जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में थे कहीं ना कहीं। तो इसके पीछे जवाहरलाल नेहरू की जिद थी, उनका, वो छोटे थे इसलिए था, या फिर उनका उनकी तरफ झुकाव था, हम नहीं कह सकते। लेकिन पटेल साहब और जवाहरलाल नेहरू दोनों हमेशा गांधी जी के क्लोज कंपेनियन रहे, उनके डिसाइपल रहे, उनके अंडर रहे, उनकी बातें हमेशा मानते थे। और ये चीजें हुई। अब ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, जिसके अंदर तमाम ये लीडर थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर भी थे और मुस्लिम लीग के लीडर भी थे, जिसमें आपको नेहरू भी नजर आ रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद साहब भी नजर आ रहे हैं, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नजर आ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री तो बने ही हैं, बाद में गृह मंत्री बने हैं पहले। तो ये जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी, ये कैसे बनी, इसकी थोड़ी सी बात करते हैं, ये क्या थी। तो बेसिकली ये पहले अंतरिम गवर्नमेंट की ये था कि जब तक देश आजाद नहीं होता है, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होना था, ये डेट बाद में तय हो चुकी थी। पार्टीशन हो रहा था इंडिया पाकिस्तान का, उस समय पार्टीशन भी हुआ। तो उस समय एक इंपीरियल और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब एक तरह से क्या करते हैं, एक अंतरिम गवर्नमेंट बना लेते हैं। उस समय प्रधानमंत्री नहीं बनाना था 1947 से पहले, क्योंकि देश आजाद नहीं हुआ था। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। मतलब देश के संघ उस ढांचे के अंदर जिसमें ब्रिटिशर्स का ही रोल था, उस समय तक वो ब्रिटिश इंडिया ही था, तो उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया और वो आगे चल के प्रेसिडेंट बने। अब ये जो अंतरिम गवर्नमेंट थे, इसके मेंबर्स कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो थे वॉइसरॉय,
वाइसरॉय ऑफ इंडिया उस समय विस्काउंट वालेस थे, पहले तो 1947 तक, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन बने फरवरी 1947 में। तो माउंटबेटन और ये लोग तो थे प्रेसिडेंट, मतलब मेन हेड थे ये। कमांडर इन चीफ जो थे वो भी ब्रिटिशर्स थे। वाइस प्रेसिडेंट जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। होम मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से ऑब्वियसली। उसके अलावा अलग अलग मंत्री थे जिनमें कुछ मुस्लिम लीग के लीडर भी थे, जैसे इब्राहिम इस्माइल चुनदिगर, ये कॉमर्स में थे। उसके अलावा फाइनेंस में लियाकत अली खान थे। एजुकेशन एंड आर्ट्स में सी राजगोपालाचारी थे। हेल्थ में गजफ्फर अली खान थे मुस्लिम लीग से। लेबर मंत्री के तौर पे जगजीवन राम थे। लॉ मिनिस्टर में जोगेंद्र नाथ मंडल थे। उसके बाद रेलवे और कम्युनिकेशन में अगर बात करें तो अब्दुल राब निस्तार थे मुस्लिम लीग से। वर्क्स एंड माइनिंग एंड पावर में सी एच भाभा थे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। तो ये तमाम लीडर जो थे, ये पहली जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में सितंबर महीने में, उसके लीडर थे। और ये जो लीडर थे ये अलग अलग जगहों से चुने हुए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में। और साथ ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी संविधान सभा, उसके भी मेंबर थे इनमें से ज्यादातर। जैसे राजेंद्र प्रसाद साहब जो हैं वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो ये लोग जो हैं अंतरिम गवर्नमेंट के लीडर थे। ठीक है, अब कहानी शुरू कहाँ से होती है, अंतरिम गवर्नमेंट बनना और ये तमाम चीजें, नेहरू साहब का प्रधानमंत्री बनना, पटेल साहब का साइड लाइन होना एक सीनियर और पॉपुलर नेता होने के बावजूद भी, ये सब चीजें कैसे हुई। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जस्ट पहले की स्थिति में चलते हैं। साल 1939 में स्थिति कुछ ऐसी थी कि मुस्लिम लीग ने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया था कि उनको रिलीजियस लाइन के ऊपर एक अलग देश चाहिए, जिसका नाम ओबियसली पाकिस्तान पड़ा बाद में। पाकिस्तान नाम का उनको देश चाहिए था कि जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पे उस एरिया को मिला के हम एक सेपरेट देश बनाएंगे और उसका नाम पाकिस्तान होगा। और मुस्लिम लीग का ये एजेंडा था, ये कहना था कि भारत के अंदर जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, मेजोरिटी में है, वहाँ पे मुसलमानों के हितों की रक्षा नहीं की जाएगी, उनको उनके अधिकार नहीं मिलेंगे। इस तरीके की बातें करके उन्होंने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मुसलमानों की तरफ एक तरह से वो एक तरह से दायर किया और मुसलमानों को इस चीज के लिए कन्विंस करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। इस चीज को मैनेज करने के लिए, डिफ्यूज करने के लिए महात्मा गांधी ने एक रास्ता अपनाया। उन्होंने ये सोचा कि मौलाना अब्बुल कलाम आजाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाए, क्योंकि मौलाना अब्बुल कलाम आजाद एक मुस्लिम थे। वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते तो उससे संदेश क्या जाता मुसलमानों के बीच, ये जाता कि कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो देश की रिप्रेजेंटेटिव है। उसका जो मुखिया है वो एक मुस्लिम भी हो सकता है, वो सेक्युलर बेस पे चलने वाली पार्टी है, तो वो मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेटिव भी है, वो हिंदुओं की रिप्रेजेंटेटिव भी है और वो देश की रिप्रेजेंटेटिव है। ये संदेश देना चाहते थे महात्मा गांधी, इसलिए उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद को प्रेसिडेंट बनवाया। और उसके बाद 1939 में ही लाहौर रेजोल्यूशन हो गया था, जिसमें पाकिस्तान की क्रिएशन की मांग पूरी तरह से पुरजोर तरीके से रखी गई थी मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के तमाम लीडर्स के द्वारा। भले ही महात्मा गांधी ने ये कोशिश करी कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा तो मुसलमानों में ये संदेश जाएगा और मुसलमान जो है वो मुस्लिम लीग की बातों में नहीं आएंगे, लेकिन ये जो कोशिश है ये सफल नहीं हुई और पाकिस्तान तो आगे चल के बना ही। लेकिन इस दौरान 1939 से 1945 के बीच में आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें भारतीय नेताओं ने इस चीज का विरोध किया था कि वायसरॉय ने भारत को युद्ध में कैसे शामिल कर लिया, भारत की सेना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों जा रही है, उसका विरोध किया। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट चला। इन तमाम चीजों की वजह से उस समय जिस तरीके के सत्याग्रह और मूवमेंट्स चल रही थे, उसकी वजह से कांग्रेस के ज्यादातर लीडर्स को जेल में डाल दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। तो जो एनुअल इलेक्शंस होते थे कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए वो नहीं हो पाए, 1946 के अप्रैल तक नहीं हो पाए। 1945 में ज्यादातर लीडर्स को जेल से बाहर निकाला था, फिर धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल हुई, लेकिन अप्रैल 1946 तक कांग्रेस के प्रेसिडेंट की जो है वो चुनाव प्रक्रिया नहीं हो पाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद पिछले 6 सालों से, मतलब 1939 से 1946 के बीच में कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और उन्होंने कांग्रेस को वेरियस स्टेजेस के ऊपर रिप्रेजेंट किया। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के साथ अलग अलग स्टेजेस पे नेगोशिएशंस करे, ब्रिटिश मिशंस को उन्होंने विजिट किया और भारत की स्थिति कैसी होगी आगे, किस तरह से गवर्नमेंट बनाई जाए, किस तरह से धीरे धीरे भारत को आज़ादी मिले, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा हो रही थी। ओबियसली कांग्रेस का ही पक्ष वो रख रहे थे वहाँ पे, लेकिन वो
प्रेसिडेंट थे तो उनका एक महत्वपूर्ण रोल था उस समय। अब एक चीज क्लियर हो चुकी थी दूसरा विश्व युद्ध खत्म होते होते कि जो ही वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, ब्रिटिशर्स भारत के ऊपर अपना रोब नहीं जमा सकते, ब्रिटिश भारत को कंट्रोल नहीं कर पाएगा अब, और भारत आजाद होने वाला है। भारत की आजादी अब ज्यादा दूर नहीं है। तो अब ये चीज और क्लियर हो चुकी थी कि भारत आजाद होगा तो उसके बाद सरकार भारत की बनेगी। और किसकी बनेगी सरकार? ऑब्वियसली उस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उसमें भी कौन बनेगा? मुखिया कौन बनेगा? कांग्रेस प्रेसिडेंट। क्योंकि जिस पार्टी का जो मुखिया होता है, पार्टी का मुखिया प्रेसिडेंट होता है, और प्रेसिडेंट को ही बुलाया जाता है जब इनविटेशन मिलता है अंतरिम गवर्नमेंट बनाने का, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट को मिलेगा। ऑब्वियसली ये बात क्लियर थी। तो ये बात जब क्लियर हुई कि कांग्रेस प्रेसिडेंट ही आगे चल के भारत का मुखिया, भारत का पहला प्रधानमंत्री बनेगा, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का जो पद है वो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। अब जो है ऑब्वियसली पावर स्ट्रगल होना ही था, इंटरनल स्ट्रगल होना था कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सत्ता का लोभ तो होता ही है, ज्यादातर लोगों को तो होता ही है। तो हर कोई चाहता था कि अब जब चुनाव होगा 1946 का, कांग्रेस प्रेसिडेंट का, तो उसमें पार्टिसिपेशन हो और अपना, हर कोई अपना हित सिद्ध करना चाहता था। देखिए ऐसा नहीं है, मैं उन लोगों पे आरोप नहीं लगा रहा, वो लीडरशिप थी हमारे देश की जो शुरुआती समय में, जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई बार वो लोग जेल में गए हैं, ब्रिटिशर्स की तानाशाही को सहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर पॉलिटिकल डिज़ायर्स तो होती ही हैं, एम्बिशंस तो होते ही हैं। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी ऑटोबायोग्राफी इंडिया विंस फ्रीडम में कुछ चीज़ें लिखी हैं। उन्होंने अपनी भी डिज़ायर को एक्सप्रेस किया कि वो भी चाहते थे कि वो फिर से एक बार जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। 6 साल तक वो रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोबारा बनना चाहते थे। क्यों बनना चाहते थे? उनका ये मानना था, देखिए, कि पिछले 6 सालों में बहुत कुछ हुआ। बहुत सारी जगहों पे मैंने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने नेगोशिएशंस किए, बहुत सी चीज़ों के ऊपर ब्रिटिशर्स के साथ मेरे एक तरह से ताल्लुकात थे, बातचीत हुई थी। तो मेरी ये इच्छा थी, और मेरे जो सपोर्टर्स थे उनकी इच्छा थी, जनरल डिमांड थी कि मुझे एक बार फिर से प्रेसिडेंट बनाया जाए, और जो नेगोशिएशंस मैंने किए हैं, जो चीज़ें मैंने अभी तक ब्रिटिशर्स के साथ बातचीत करी है, उनको मैं सक्सेसफुल करूँ और उनको इम्प्लीमेंट करूँ। तो ये इंडिया विंस फ्रीडम में उन्होंने कहा कि मैं वापस से बनना चाहता था कांग्रेस का प्रेसिडेंट। अब ये जब बनना चाहते थे तो कई सारे न्यूज़पेपर्स में भी ये बातें छपने लग गई कि भाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की ये इच्छा है कि वो एक बार फिर से बने कांग्रेस के प्रेसिडेंट। इस बात से कई लोग नाराज हो गए। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब के दोस्त थे, कलीग थे, वो भी उनसे नाराज हो गए कुछ हद तक। जैसे जवाहरलाल नेहरू तो बहुत महत्वाकांक्षी थे, वो तो बनना ही चाहते थे पहले प्रधानमंत्री, तो उनको तो बनना ही था कांग्रेस का उस समय नेता, कांग्रेस का प्रेसिडेंट। गांधी भी इस चीज से अपसेट हो गए। गांधी ने कहा कि देखिए, ओपनली न्यूज़पेपर्स वगैरह में आपकी बातें आ रही हैं, और गांधी जी ने अपनी चॉइस उस समय तक बना लिया था कि वो नेहरू को चाहते थे कि नेहरू बने प्रेसिडेंट। अभी तक पटेल की बात यहाँ पे आई नहीं है, देखिए, तो वो पहले से सपोर्ट कर रहे थे कि नेहरू बने। लेकिन बातें किस तरीके से आगे बढ़ी उसकी देखिए बातें। गांधी जी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एक लेटर लिखा था। देखिए, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग भेजी थी साथ में, और कहा कि देखिए ऐसा है कि मैंने अभी तक किसी को अपनी ओपिनियन बताई नहीं है कि मैं क्या करने वाला हूँ, कौन बनना चाहिए, कौन नहीं बनना चाहिए। अगर मुझसे कोई कमिटी, प्रदेश कांग्रेस कमिटी पूछेगी, मुझसे मेरी राय पूछेगी, तो मैं यही कहूँगा कि सेम प्रेसिडेंट को कंटिन्यू नहीं रहना चाहिए जो 6 साल से प्रेसिडेंट है, एक फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। बेसिकली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को तो वो ये कह रहे थे कि आप दोबारा प्रेसिडेंट एक तरह से नहीं बनना, क्योंकि आप इतने समय से प्रेसिडेंट हो, तो अब एक फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। आई डोंट नो कि आपका सेम ओपिनियन है या नहीं, मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को गांधी जी कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि देखिए, मैंने आज के सर्कमस्टांसेस को, आज के हालातों को मद्देनज़र रखते हुए जवाहरलाल को प्रेफ़र किया है कांग्रेस प्रेसिडेंसी के लिए। मेरे अपने रीज़न हैं इसके लिए, और इसमें जाने की क्या ज़रूरत है कि मेरे क्या रीज़न्स हैं, क्या नहीं है। लेकिन मेरे ये रीज़न्स हैं, मेरे कुछ रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से मैं जवाहरलाल नेहरू को सपोर्ट करता हूँ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने के लिए। और कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनने का डायरेक्ट मीनिंग ये था कि आगे चल के देश का पहला प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब गांधी जी का तो ओपन सपोर्ट था जवाहरलाल नेहरू जी को।
लेकिन कांग्रेस के जो लीडरशिप थी, कांग्रेस में इतनी बड़ी पार्टी थी उस समय, देश भर में अलग-अलग जगहों पे इतने सारे नेता थे, वो पूरी तरह से चाहते थे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ही इसके प्रेसिडेंट बने, पूरी तरीके से, कंप्लीटली। ये बात ध्यान रखिएगा आप कि गांधी जी के सपोर्ट होने के बावजूद, गांधी जी का भी एक इतना बड़ा ओरा था, जवाहरलाल नेहरू का भी ओरा था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना समर्थन था कि सब लोग चाहते थे कि वो प्रेसिडेंट बने और आगे चल के वो पहले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो एक ग्रेट एग्जीक्यूटिव थे, एक कमाल के ऑर्गेनाइजर थे, एक कमाल के लीडर थे। और इस चीज को तो आप जानते हैं कि भले ही वो प्रधानमंत्री बने या नहीं बने, लेकिन जब गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने देश को एकीकृत किया, वो कितने बड़े कमाल की काम किया उन्होंने कि इतना बड़ा हमारा देश, जिसमें 565 रियासतें थी तकरीबन, उनका भारतीय यूनियन के अंदर विलय करवाना कितने बड़े संघर्ष की चीज थी। देश की आज़ादी के बाद भी उन्होंने ये चीजें करी हैं और 1950 में उनका देहांत हो गया, लेकिन उससे पहले वो देश जिस तरीके का आज आपको दिखता है, जिस तरीके का मानचित्र आप देखते हैं, मैप देखते हैं, उसका उस तरीके का बनने का जो श्रेय है वो पटेल साहब को जाता है। आप जानते हैं ये बात। तो ये काम उन्होंने किया था, तो वो कमाल के एग्जीक्यूटिव तो थे ही, कमाल के ऑर्गेनाइजर तो थे ही, बहुत बड़े नेता थे वो, तो इसलिए समर्थन उनको बहुत था। अब क्या है कि देखिए, जो इलेक्शन होने वाला था, तो 29 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का प्रेसिडेंट का उस समय नॉमिनेशन होना था, और नॉमिनेशन होना था, जो बनता था व्यक्ति वही आगे चल के प्रधानमंत्री बनता। तो प्रदेश कांग्रेस कमिटीज जो थी, कांग्रेस प्रदेश कमिटीज, जिनको पीसीसी कहा जाता था, उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता था और वो पार्टिसिपेट करते थे इन इलेक्शंस में कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के लिए एक प्रॉपर इलेक्शन सिस्टम था, इंटरनल पार्टी के अंदर ही सिस्टम था। अब उसमें से 15 कांग्रेस कमिटीज जो थी, उनमें से 12 ने डायरेक्टली सरदार पटेल को समर्थन किया, नॉमिनेट किया कि कौन बनना चाहिए प्रेसिडेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बचे हुए 3 ने क्या किया, उन्होंने एब्सटेन कर दिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि देख लीजिए जो भी। तो 15 में से 12 का सपोर्ट बहुत बड़ी बात होती है। 3 अब्सटेन कर रहे हैं, मतलब बेसिकली उन्होंने किसी को नॉमिनेट नहीं किया। तो जवाहरलाल नेहरू को तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जवाहरलाल नेहरू को, वो अच्छे पॉपुलर नेता थे, ऐसा नहीं है, उनके विजन से देश आगे बढ़ा है आगे चल के, ऐसी बात नहीं है कि उनको हम डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि कांग्रेस के अंदर किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया, और पटेल का ये हो रहा था, पटेल को लोग इतना पसंद करते थे कि उनकी लीडरशिप क्वालिटी में इतना बिलीव था कि लोग चाहते थे वही बने। तो यहां से तो सीधा लग रहा था कि जवाहरलाल नेहरू का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। लेकिन चीजें बदली। बदली कैसे कि आगे चल के सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी लॉबिंग नहीं करते थे, उनको ऐसा कोई नहीं था कि उनको सत्ता का लोभ था, ये था। तो उनका जो कांग्रेस प्रेसिडेंट बनना अनअपोज था, उन्होंने उसके बावजूद कुछ ऐसा नहीं कहा कि अपने आप को प्रेजेंट किया और तुरंत नॉमिनेशन भर दिया और ये सब चीजें करी, नहीं। उसके बाद एक लॉबी थी जो कि पटेल के खिलाफ थी, और बेसिकली नेहरू के पक्ष की लॉबी थी, जिसमें जेबी कृपलानी एक फेमस लीडर थे। उन्होंने कहा कि देखिए, नेहरू की कैंडिडेंसी को सपोर्ट करना चाहिए, वो एक अच्छे विजनरी नेता हैं, वो अच्छा हमारे नेता बन सकते हैं। उन्होंने कई तमाम चीज़ें कही, और गांधी जी के विशेष को भी उन्होंने कहा कि गांधी जी हमारे सीनियर नेता हैं, उनकी बात को हमें सुनना चाहिए। और ये सब बातें हुई, जो 29 अप्रैल 1946 को मीटिंग हुई, उसमें तमाम बातें हुई कि जेबी कृपलानी ने नेहरू साहब का नाम लिया। लेकिन अब क्या हो चुका था, डेडलाइन तो निकल चुकी थी, क्योंकि उसी दिन भरना था, नॉमिनेशन भरना था। जवाहरलाल नेहरू के पास किसी का समर्थन नहीं था, तो उन्होंने अपना नॉमिनेशन मिस कर दिया शुरुआत में। लेकिन देखिए, फिर उसके बाद कुछ लोकल लीडर्स ने, जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने नेहरू के नाम को एक तरह से आगे किया कि हाँ ठीक है। कृपलानी ने जब बातें कही कि हमें गांधी जी की बात सुननी चाहिए, नेहरू जी एक अच्छे नेता हैं, उनको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, उनको साइडलाइन नहीं करना चाहिए, तमाम बातें हुई। तो ये चीजें थी कि नेहरू साहब को अपना नॉमिनेशन भरना था। तो एक ही जगह बची थी, एक ही लेजिटिमेट बॉडी बची थी, जिसमें कांग्रेस प्रेसिडेंट की वो भर सकते थे नॉमिनेट। उन्होंने उस एक प्रदेश की बची थी, उसमें जाके भर दिया था उन्होंने। तो ये चीज मतलब बची नहीं थी, एक भी नहीं बची थी, सॉरी। लेकिन उसके बावजूद भी उसको डेट को एक्सटेंड करके उसके बाद उनका नॉमिनेशन भरवाया गया। और उस समय जिस तरीके के कांग्रेस के नियम थे, उसमें ये एक तरीके से लीगल तो नहीं था, लेकिन किया, फिर भी किया, क्योंकि लीगल इलीगल तो क्या ही है, पार्टी सिस्टम में वो कोई ऐसा गवर्नमेंट बॉडी तो थी नहीं, वो एक पार्टी थी, तो उन्होंने अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक कर लिया चीजों को। तो ये सब चीजें हुई। तो अब बात है कि पटेल को गांधी जी ने एडवाइस किया कि आप नेहरू के पक्ष में एक तरह से मत करो, आप नेहरू के पक्ष में हो जाओ, आप एक तरह से नॉमिनेशन फाइल मत करो, ये कह दिया।
और पटेल ने एक बार में ये बात को मान लिया। लेकिन उससे पहले गांधी जी ने ये बात कही जाती है और ये बात क्लियर है कि गांधी जी ने ही वल्लभ भाई पटेल को कहा था कि आप नॉमिनेशन फाइल मत कीजिए, आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट मत बनिए, नेहरू जी को बन जाने दीजिए। तो वल्लभ भाई पटेल अगर नॉमिनेशन ही नहीं भरेंगे तो ऑब्वियसली जो दूसरा व्यक्ति है वही जीतेगा। लेकिन उससे पहले ये भी कहा जाता है कि गांधी जी ने बहुत सारे हिंट दिए थे, बहुत बार नेहरू को भी इस चीज के लिए फेवर किया, कहा था कि सरदार पटेल के फेवर में आप नॉमिनेशन मत दीजिए, भरिए और आप साइड हो जाइए। लेकिन नेहरू नहीं माने। क्या बात होती है कि गांधी जी कहते हैं नेहरू को कि नो पीसीसी, कोई भी कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम आगे नहीं किया है, तो तुम कैसे बन सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी? नहीं बन सकते। लेकिन नेहरू इस चीज़ के ऊपर साइलेंस रहे और उसके बाद गांधी जी को ये इन्फॉर्म किया गया कि बात ये है कि जवाहरलाल नेहरू सेकंड प्लेस लेने के लिए तैयार नहीं है, उनको चाहिए तो ओनली फर्स्ट प्लेस चाहिए, और फर्स्ट प्लेस मतलब प्रेसिडेंसी, कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंसी, प्लस आगे चल के देश का प्रधानमंत्री बनना है उनको, न उप प्रधानमंत्री बनना है, न गृह मंत्री बनना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री। अदरवाइज तो वो गवर्नमेंट का पार्ट ही नहीं बनेंगे। जब गांधी जी को ये बात पता चली कि भाई बिल्कुल भी इस चीज़ में चीज़ें होंगी नहीं, तब उन्होंने कहा पटेल को कि आप विड्रॉ कर लीजिए नॉमिनेशन से, जवाहरलाल नेहरू को भरने दे दिए। तो पटेल ने इस बात को मान लिया। पटेल ने जिद नहीं करी, कि उनके पास समर्थन था लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिद नहीं की और पटेल वो एक बार में मान गए। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये भी कहा था गांधी जी के बारे में कि देखिए, once again sacrificed his trusted lieutenant for the sake of ग्लोमरस नेहरू। उन्होंने कहा कि नेहरू को ग्लोमराइज करने के लिए अपने ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को फिर से उन्होंने सेक्रीफाइस कर दिया। वंस अगेन का मतलब कि एक बार पहले, बाद फिर, इसका मतलब पहले भी किया होगा। पहले कब किया? पहले किया मतलब 1929, 37, 46 में भी जब प्रेसिडेंसी के चुनाव हो रहे थे, तभी भी पटेल को उन्होंने साइड, गांधी जी ने कहा था कि नहीं आप मत भरिए, एक तरह से नॉमिनेशन मत भरिए, नेहरू को प्रेफर किया था। तो राजेंद्र प्रसाद, जिनके रिश्ते थोड़े खटास भरे थे नेहरू जी के साथ, उन्होंने यहाँ पे कहा कि नेहरू का पक्ष लेते हैं गांधी जी, पक्षपात करते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को साइडलाइन करते हैं। ये बात हुई। और ये था कि गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, उनको लगता था कि नेहरू जो है वो ब्रिटिश वे फॉलो करेंगे, ब्रिटिश वे इन द सेंस कि पार्टी को तोड़ देंगे और फिर वो एक अपोजिशन में हो जाएंगे और फिर चुनाव इस तरह से होंगे, कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाएगी, उस तरीके से रास्ता अपना लेंगे। अब पटेल जो हैं उस समय 71 साल के थे और वो जानते थे कि ये जो सिस्टम सब चल रहा है, ये मेरा आखिरी चांस है। इसके बाद मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। एक बार ही बन सकता हूँ, क्योंकि उनकी तबीयत भी थोड़ी नासाज रहती थी। उनको पता था कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन गया, कुछ समय के लिए तो बन गया, उसके बाद मेरा अगला मौका तो आना नहीं है। उस समय तक उनके पास इतना समय था नहीं, बीमार रहते थे। उसके बाद नेहरू की अगर बात करें तो वो सिर्फ 56 वर्ष के थे उस समय, और उनके पास मौके थे, वो आगे भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पटेल साहब ने सेकंड पोजीशन को एक्सेप्ट किया। पहले तो वो अलग ही चले गए थे कि ठीक है, मुझे नहीं, आप अपने हिसाब से सरकार बना लो, लेकिन उसके बाद पटेल साहब को बुलाया गया कि आप उप प्रधानमंत्री बन जाइए और गृह मंत्री बन जाइए, तो उन्होंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया क्योंकि वो देश सेवा करना चाहते थे। क्यों क्यों उन्होंने सेकंड पोजीशन को अपनाया? क्योंकि उनके लिए मदरलैंड की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट थी। सेकेंडरी थी पोजीशन उनके लिए। जो पोजीशन थी वो मटेरियलिस्टिक चीज़ थी और वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इतना लगाव रखते नहीं थे। और उनको एक पता था कि या तो वो मतलब इस चीज़ को चुन लें कि सेकंड पोजीशन को चुन लें। अगर वो फर्स्ट पोजीशन की रेस में रहेंगे और वो जीत भी जाएँगे, तो उससे क्या होगा? एक चीज़ें हो जाएँगी कि नेहरू जो हैं वो तो आएँगे नहीं, पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे नहीं और नेहरू अपोजिशन में चले जाएँगे। हो सकता है कि पार्टी टूट जाए और फिर कांग्रेस टूट गई, तो उस समय की स्थिति के हिसाब से जब नया-नया देश बना है, उसमें पावर स्ट्रगल के लिए पार्टी का टूट जाना और फिर देश के लोग क्या विश्वास करेंगे अपने फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों के ऊपर जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, और उसके बाद जो देश आज़ाद हुआ तो वो आपस में संघर्ष करने लगे। पटेल इस बात को समझते थे भली-भांति, तो उन्होंने सेकंड पोजीशन को अपना लिया और उन्होंने नेहरू को कह दिया कि ठीक है, आप प्रधानमंत्री बन जाइए। वो चाहते तो बन सकते थे, ये बात सही है कि नेहरू प्रधानमंत्री इसलिए बने क्योंकि गांधी जी ने इंटरवीन किया, पटेल ने अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल नहीं किया 1946 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में।
जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, बेसिकली कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अदरवाइज इसमें कोई दो राय नहीं है कि पटेल ही पहले प्रधानमंत्री बनते अंतरिम गवर्नमेंट के। लेकिन ये बात अलग है कि जब चुनाव होते तो उस समय तक तो पटेल थे नहीं, पटेल नहीं होते तो आगे चल के हो सकता है कि आज़ाद भारत के जो पहले चुनाव हुए, उन चुनावों के बाद नेहरू ही प्रधानमंत्री बनते। लेकिन नेहरू को इतना सब्र नहीं था, नेहरू ने इस महत्वाकांक्षा को छोड़ा नहीं, वो सेकंड पोजीशन को नहीं अपनाना चाहते थे और उन्होंने नहीं अपनाया। ये चुनाव हुआ कांग्रेस कमेटी का, कांग्रेस जो इलेक्शन है प्रेसिडेंसी का हुआ और उसमें वो प्रेसिडेंट बने और उसके 1 महीने बाद जो है वायसरॉय ने नेहरू को निमंत्रण भेजा। उन्होंने कहा कि आइए, आप कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, अपनी अंतरिम गवर्नमेंट बनाइए। और अंतरिम गवर्नमेंट उन्होंने बनाई, शपथ ली, अपने जो तमाम लोग हमको शपथ दिलाई, जो भी नेता थे, उसमें पटेल साहब भी थे, वो भी गृह मंत्री बने। उसके बाद जो 1947 के बाद जो गवर्नमेंट बनी उसमें भी रहे पटेल, 1950 तक, जब तक वो जीवित रहे तब तक वो थे। तो इस तरह से चीज़ें रही। तो बेसिकली यही है कि गांधी जी की प्रेफरेंस की वजह से और नेहरू की जिद की वजह से वो पहले प्रधानमंत्री बने। कई चीज़ें ये हैं कि कई लोग ये कहते हैं कि क्यों गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, क्यों झुके वो नेहरू की जिद के आगे। तो गांधी जी के भी तो ये रीज़न थे कि वो भी नहीं चाहते थे कि पार्टी टूटे, उसमें बंटवारा हो। नेहरू की वजह से मतलब पटेल उनकी बात मान रहे हैं तो पटेल मान जाए, नेहरू भी एक विजनरी व्यक्ति है, उसको भी बनाया जा सकता है। और पहले से वो उनको क्यों सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब चलिए चुनाव से पहले से ही अगर बात करें नेहरू को क्यों सपोर्ट कर रहे थे, पटेल को क्यों नहीं। तो उसका भी कई लोगों का ये विजन रहता है, कई लोगों की ये माननी है बात। हम तो नहीं जानते कि क्योंकि नेहरू यंग थे और एक देश ट्रांजिशन पीरियड में था कि कुछ समय के लिए भारत का एक नेता रहे जो कि देश को संभाले, देश की उन परिस्थितियों में जब देश नया-नया आज़ाद हुआ है। तो नेहरू के पास इतना समय था कि वो आने वाले 10-15 साल तक देश के प्रधानमंत्री, देश की लीडरशिप की भूमिका में रह सकते थे। पटेल साहब के पास इतना समय नहीं था और वो आप जानते ही हैं कि 1950 में तो उनका देहांत हो गया। तो गांधी जी का शायद ये विज़न रहा हो, ये मंशा रही हो कि नेहरू अभी यंग हैं, तो वो कुछ समय तक देश को सँभाल सकते हैं, 10-15 साल तक वो रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी। कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा रहा है कि गांधी जी ने अपने 2 डिसाइपल्स में से नेहरू का थोड़ा फ़ेवर किया और ये बात छुपी हुई नहीं है। उसके पीछे के इंटेंशंस कोई नहीं जानता, लेकिन पटेल साहब ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया। उसके बाद भी वो नेहरू के साथ खड़े रहे, नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रहे, देश के लिए उन्होंने काम किया, देश का एकीकरण किया और बहुत सी चीज़ों में उन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया। और वो एक उनकी जो छवि है, उनका जो ऑरा है, उसको हम सब रिस्पेक्ट करते ही हैं। उनकी बायोग्राफी भी मैंने रिसेंटली कवर की थी, उनकी बर्थडे पे 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस आता है। तो उस दिन मैंने बताया था आपको उनकी तमाम चीज़ों के बारे में कि क्या उनका जीवन रहा, किस तरीके का उनका कंट्रीब्यूशन रहा देश के लिए, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ये आप कई सारी चीज़ें कह सकते हैं। देखिए, किसी भी पॉलिटिशियन का जो काम करने का तरीका है, उसको क्रिटिसिज़्म कर सकते हैं। हर एक प्रधानमंत्री का अपना तरीका होता है, अपना जीवन होता है। लेकिन उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं फैलाना चाहिए। उनके खिलाफ कई सारी ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं कि उनके पिता मुस्लिम थे, बँटवारे के ज़िम्मेदार थे, अवैध संबंध थे। बहुत सारी अफ़वाहें भी हैं, कुछ चीज़ें उनमें सच्चाई भी हैं, कहाँ पे हैं, क्या है। वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ये वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं, जिसमें आपको पता चलेगा कि नेहरू जी किस तरीके के व्यक्ति थे और उनके खिलाफ किस तरीके का एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता है, अलग तरीके की मतलब अलग-अलग आप जानते हैं जैसे कहते हैं ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, तो उन चीज़ों में तथ्यों में कितनी सच्चाई है, उसके लिए आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे आपको इन वीडियोज़ के पीडीएफ, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स और सक्सेस प्लस अकेडमी के प्रीमियम कोर्सेज़ भी अवेल कराए जाते हैं बहुत अप्रोप्रिएट प्राइस में। चैट सेक्शन के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं। आपका कोई सजेशन हो उसका भी मोस्ट वेलकम है। साथ ही सक्सेस प्लस अकेडमी के बाकी प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और रील्स एंड अलग-अलग चीज़ें मिलती रहती है, समय-समय पे इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। सो वो सब जॉइन कीजिएगा। सक्सेस प्लस अकेडमी के साथ बने रहने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।